लोग की जो परियां होती है वो अक्सर धरती पर घूमने के लिए आती है, पर उनके साथ एक समस्या होती है कि जब वो धरती पर घूमने के लिए आती है, उस समय यदि कोई उन्हें धरती पर देख ले तो उनकी शक्तियां समाप्त हो जाती है तथा वे वापस आसमान के अंदर नहीं जा पाती। इसलिए कहानियां ये भी कहती है कि वो अक्सर रात को आती है, रात को धरती पर उतरती है और रात को धरती पर आकर घूमकर चली जाती है, क्योंकि रात को दुनिया में लोग सोए हुए रहते हैं ताकि उनको कोई देख ना सके। कहते ऐसे ही एक बार एक परी थी, इंद्रलोक की एक परी, और धरती पर घूमने के लिए उतरी। गलती से बेचारी का हेलीकॉप्टर मारवाड़ में लैंड कर गया, यहाँ पश्चिमी राजस्थान के अंदर रेगिस्तान के अंदर उतर गई। गर्मी पड़े भयंकर वाली, और परी को लगा यार आज तो गलत जगह पे आ गए। वो जहां उतरी थी वहां पास में एक तालाब था, उसे लगा कि क्यों ना तालाब के अंदर स्नान कर लिया जाए, और तालाब में स्नान कर लेंगे थोड़ी गर्मी दूर जाएगी। वो तालाब में स्नान करने लगे। कहते हैं उस दिन जो धांधल जी जो थे, दुहड़ जी के छोटे भाई जो थे धांधल जी, वो वहां से रात्रि में अपना घोड़ा लेके कहीं से जा रहे थे। वो चूंकि वहीं के निवासी थे तो उनको पता था कि यहाँ पर पास के अंदर ही तालाब है। उनको लगा यार घोड़े को पानी पिला लिया जाए, घोड़ा पानी पी ले अपना यहाँ पे। वो घोड़े को पानी पिलाने के लिए लेके जा रहे थे, और जैसे वो तालाब के नजदीक पहुंचे और क्या देखते हैं कि तालाब के अंदर एक परी स्नान कर रही है। बंदा जहां था वहां का वहां स्टेच्यू होकर रह गया। उस परी ने थोड़ी देर के अंदर नोटिस किया कि कोई आदमी उसको लगातार घूर रहा है, टकटकी लगाकर उसकी तरफ देख रहा है। उसकी नजर पड़ी, एक व्यक्ति घोड़ा लिए हुए लगातार उसी को देखता जा रहा था। परी ने कहा कि मिस्टर तुम जो कोई हो पर धांधली कर रहे हो, इस प्रकार किसी नहाती हुई महिला को नहीं देखना चाहिए, और मैं तो परी और हूं, मेरे को यदि कोई देख लेता है तो मेरी शक्तियां समाप्त हो जाती है और मैं वापस नहीं जा पाती हूँ। अब मैं वापस कैसे जाऊंगी? धांधल जी ने कहा कि किसने कहा है वापस जाना है? धांधल जी ने लगभग घुटनों के बल बैठते हुए कहा कि विल यू मैरी मी? उस परी ने कहा और मेरे पास कोई इलाज भी नहीं है, मैं तुमसे शादी करने के लिए तैयार हूं, पर मेरी दो शर्तें हैं। धांधल जी ने कहा बताओ। कि एक तो मेरे लिए अलग महल बना के देना पड़ेगा, मैं तुम्हारे साथ तुम्हारी बाकी रानियों के साथ महलों में नहीं रहूंगी। धांधल जी ने कहा पक्का, तेरा महल सेपरेट। एक उस महल में मेरी बिना आज्ञा के कोई भी नहीं आएगा, जो भी आएगा मेरी आज्ञा लेकर आएगा। धांधल जी ने कहा पक्का। उसने कहा आप भी बिना आज्ञा के उसके अंदर नहीं आ सकते। धांधल जी ने कहा ठीक है कोई बात नहीं। परी के लिए अलग महल बना दिया गया, परी उसके अंदर रहती। धांधल जी भी जाते उसमें तो पूछ के जाते, और कोई भी जाता तो विदाउट परमिशन एंट्री नहीं हुआ करती थी वहां पर। समय बीता और उस परी के एक बेटा हुआ, जिस बेटे का नाम रखा गया पाबू। कहते पाबू जी बहुत सुंदर थे, अपने लोक देवताओं में सबसे सुंदर कोई लोक देवता था पाबू जी। मम्मी पे चले गए होंगे, परी पे चले गए होंगे, मुझे लगता है धांधल जी पे चले जाते तो क्या ही सुंदर होते। मारवाड़ का मिनक तो दिल का डाकी एकदम होता होगा, पर पाबू जी उस टाइप के रणबीर कपूर थे, परी के बेटे थे। एक दिन धांधल जी को बाकी दोस्तों ने किसी ने धांधल जी को कह दिया कि यार ऐसे क्या आदमी, हर बात में लुगाई से पूछ पूछ के आ जाऊं क्या चला जाऊंगा, तुम्हारा घर है यार, जब इच्छा हो तब जाओ, जब इच्छा हो तब आओ वापस। और धांधल जी उस दिन बिना उस परी की परमिशन लिए डायरेक्ट घर के अंदर चले गए। और जब वो घर में घुसते हैं तो वो देखते हैं कि वहां पर परी तो थी नहीं, वहां पर तो एक शेरनी बैठी बैठी बाबू को दूध पिला रही है और उसे खिला रही है। अरे ये क्या कोतक है। शेरनी की नजर जैसे ही धांधल जी पे पड़ी, शेरनी वापस परी बनी, और परी ने कहा कि बस इसी दिन के लिए मना किया था, और मैंने कहा था कि मत आना, क्योंकि मेरे में ये शक्तियां हैं कि जब मैं अकेली होती हूं तो अपना रूप परिवर्तन करती हूँ। अब तूने कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दिया, अब मैं यहां नहीं रहूंगी, अब मैं वापस जाऊंगी। धांधल जी ने खूब हाथ जोड़े कि गलती होगी, धूड़ खाई काली गाय हूं तेरी, पर उसने कहा नहीं, अब मैं यहाँ एक सेकंड भी नहीं रुक सकती, अब तो मुझे वापस जाना ही है। ये बच्चा तुम रखो। एक माँ की बच्चे के प्रति दो इच्छाएं होती है कि उस बच्चे को दूध पिला के थोड़ा बड़ा करे, बड़ा हो जाए तो उसके लिए कभी घोड़ा बने, कभी हाथी बने, उसे झुलाए खिलाए, पीठ पे एक झुलाए उसको, कंधे पे झुलाए उसको। पर अब चूंकि मैंने दूध पी के बड़ा तो कर दिया, पर इतना बड़ा भी नहीं हुआ कि पीठ पे झुलाती, अब तुम रखो इसको। कहते हो परी तो चली गई। धांधल जी के एक और रानी हुआ करते थे कमला दी, जिन्होंने बाबू का पालन पोषण किया बाद में। बाबू जी बड़े हुए बेहद सुंदर राजकुमार थे। अमरकोट की राजकुमारी फूलम दे के साथ, आपके सामने नाम लिखा हुआ है, फूलम दे के साथ बाबू जी की सगाई हुई। अमरकोट के राजा सूरजमल सोढ़ा की राजकुमारी थी फूलम दे। कई जगह कहानियों में किताबों में अपने नाम सुप्यार दे भी आता है, वैसे फूलम दे नाम था, आप तो फूलम दे याद रखें। मुझे याद आता है हम जब पढ़ा करते थे, दिलीप सर राजस्थान जी के पढ़ाया करते थे, तो सर ने कहा कि बाबू जी की पत्नी का नाम फूलम दे था। कोई स्टूडेंट खड़ा हुआ और उसने खड़ा होकर कहा सर पर मैंने एक किताब में सुप्यार दे भी पढ़ा। सर ने कहा हाँ हाँ यार, कई जगह वो सुप्यार दे भी लिखा था, पर फूलम दे याद करना है अपने तो।
उसने कहा नहीं सर, सही से बताओ क्या नाम था? फूलम दे था या सुप्यार दे था? सर ने कहा फूलम दे था। फिर उस किताब में सुप्यार दे क्यों लिखा? तो सर हंसते थे कि नाम तो देखो फूलम दे था, पर पाबू गीत गाया करता था कि दे दे प्यार दे सुप्यार दे, अच्छा प्यार दे, तो एक नाम सुप्यार दे और पड़ गया। तो आप भी भाई याद रख लेना। आप बाबू जी के दो सहयोगी थे, उनके नाम थे चांदा और डामा, भील जाति के दो भाई थे। बाबू जी की जो घोड़ी थी उसका नाम था केसर कालमी, जो इनके गांव के अंदर देवल नाम की एक चारण महिला हुआ करती थी, उनकी घोड़ी थी। और इनका मेला कोलूमंड के अंदर चैत्र अमावस्या को लगता है। कहा जाता है कि बाबू जी सगाई हो गई, शादी का दिन आया, बाबू जी तैयार हुए, शेरवानी पहनी, बिनोटे पहने, साफा बांधा, सिर पे कलंगी, तुर्रा, एंटीना सब लगाए, फूटने लगे बाबू जी। ये तो बींद वैसे ही सुंदर लगता है, कोई हो बींद बनता उस दिन सुंदर ही लगता है। बाबू सुंदर थे खुद तो और सुंदर लगे। चांदा और डामा बाबू जी के दो खास सहयोगी, दोनों एकदम अच्छे अच्छे कपड़ों के अंदर राइट लेफ्ट में बाबू जी के खड़े, एकदम दूल्हे के दोस्त दूल्हे के साथ रहे भाई। और चांदा डामा ने बाबू जी अगर बाबू जी यार बाकी सब चीजें जोरदार है, टनाटन है, क्या बींद लग रहे हो, अमरकोट के छज्जे तोड़ दोगे आज। आज आपको देखने के लिए अमरकोट की महिलाएं हवेलियों के छज्जों पर आके देखेगी, दूरबीन लगा लगा के, आपको छज्जे टूट जाएंगे आज, इतनी महिलाएं इकट्ठी होगी। पर यार बाबू जी एक लफड़ा है अपने पास, क्या अच्छी घोड़ी नहीं है अपने पास यार, बींद के नीचे घोड़ी तो अच्छी होनी चाहिए। बाबूजी ने कहा यार अब घोड़े तो अपने पास जो है इनमें से लेके जाना पड़ेगा। और चांदा डामा ने कहा नहीं बाबूजी, अपने गांव में जो देवल है ना, जो गायें रखते हैं खूब सारी, कि हाँ उनके पास एक बहुत सुंदर घोड़ी है केसर कालमी, क्या नाचती है, यदि केसर कालमी आप लेके चलो तो मजा आ जाए। बाबूजी ने कहा देख लो पूछ लो। चांदा डामा गए देवल के पास और जाकर, माँ देवल बाबूजी बींद बने हुए हैं, बारात जा रही है, घोड़ी अच्छी नहीं है, केसर कालमी दे दो तो भली बात हो। देवल ने मना किया। देवल ने कहा मेरे पास गायें हैं, गायें चराने के लिए ग्वाला जाता है तो घोड़ी लेके जाता है, कल को खुदा ना खास्ता गायों की लूटपाट हो जाए, पहले गायों की लूट बहुत हुआ करती, ग्वाले के पास में घोड़ी होगी फटाफट गांव तो आएगा वापस, गांव आके बताएगा तो सही कि साहब लूटपाट हो गई, वापस गांव से जनता जाए, सैनिक जाए तैयार होके, घोड़ी को बचा, सॉरी गायों को बचा के लेके आए। घोड़ी नहीं होगी तब तक लुटेरे पता नहीं कहां के कहां पहुंच जाएंगे। और बाबू जी की बारात ठेठ अमरकोट जाएगी, जाने में आने में कितना टाइम लगे, मैं घोड़ी नहीं दूं। चांदा डामा वापस आए, बाबू का बाबू जी आप खुद जाके एक बार ट्राई करो तो देवल दे सकती है, वरना तो नहीं दे। बाबू जी ने कहा मैं ट्राई कर लेता हूं। बाबू जी गए, बाबू जी ने जाकर आगे, देवल ऐसे मत करो, मारवाड़ की इज्जत का सवाल है, अपनी बारात फूटरी लगनी चाहिए। देवल ने कहा बाबू मना कौन करे, राजकुमार को तो मना घोड़ी के लिए किस बात कर किया जा सकता है, समस्या मैंने बता दी वो है। बाबू ने कहा माँ देवल, मैं आपको वचन देता हूं कि यदि आपकी गायों की लूटपाट हो जाए तो आप तो एक मैसेज मेरे को कर देना, मैं आऊंगा जिस हालत में उस हालत में आऊंगा और आपकी गायें बचा के लाऊंगा। यदि बीच रास्ते में समाचार मिला तो हम तो अमरकोट जाएंगे नहीं, रास्ते से वापस आ जाएंगे। अमरकोट चले गए, तोरण मार रहा वार पता चला तो तोरण मारता बीच में आऊंगा, फेरे बैठा हुआ तो फेरों में बैठा बीच में आऊंगा, स्नान करता हुआ स्नान करता बीच में आऊंगा, खाना खाता हुआ तो खाना खाता बीच में आऊंगा। आपकी गायों की रक्षा जिम्मेदारी मेरी है, वचन दे रहा हूं मैं आपको। और देवल ने कहते हैं कि घोड़ी देती है। बाबूजी केसर कालमी लेके गए, वाकई बाबूजी क्या केसर कालमी पे फूटने लगे। अमरकोट में उन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिए थे उस दिन, दूर दूर तक यूं गांव के पुरुष महिलाएं देखने के लिए बाबूजी को जुटे। अमरकोट वाले सोडे तो इस बात से जल भुन गए थे कि यार इतनी क्या तारीफ, जितनी तारीफ दुल्हे की उतनी तारीफ घोड़ी की। कहानियां कहती है अपने की, अमरकोट वाले सोडो ने कहा कि ऐसी क्या घोड़ी की तारीफ कर रहे हो, हमारे घोड़े से दौड़ करवा के देख लो। बाबूजी ने कहा यार ये बात तो मत बोलो, हमारी घोड़ी इतने किलोमीटर चला के, तुम्हारे घोड़े फ्रेश है, 2 दिन रुको फिर करवा लेना दौड़। उनका बस डर गए। बाबूजी ने कहा लाओ देखे। बाबूजी केसर कालमी पे बैठे, उनका साड़ा दूसरे घोड़े पर बैठा, दौड़ करवाई, केसर कालमी जीती। केसर कालमी की और चर्चे। अमरकोट वाला सोडो ने कहा यार अपमान का बदला तो लेना पड़ेगा इसका। बाबूजी तोरण मारने के लिए गए, तोरण बहुत ऊंचा बांधा। अब देखते हैं बाबूजी तोरण कैसे मारेंगे। इस पे हिंदी का मुहावरा है, तोरण मारना मतलब शक्ति प्रदर्शन करना। पहले अक्सर एक राजकुमारी से शादी के लिए 3-4 जगह से बारात चली जाया करती, तो ऊंचा तोरण बांधते कि जो तोरण मार देगा उसके साथ शादी कर दी जाएगी। आजकल तो ये भगवान जाने क्या चीजें हुई है, तोरण नीचा सा बांधते हैं, उस पे दूल्हे से टच होता नहीं है, कई बार तो और नीचा सरका देते हैं, लो जो ऐसा आराम से लगा लो आप। तो ना तोरण मारने बड़ी चीज हुआ करती थी। आज भी गांव में कोई आदमी ज्यादा बोलता है मैंने ये कर दिया वो कर दिया, बूढ़ी कह देते हैं यार देखे मेरे कौन से तोरण मारे हैं जो।
बाबूजी का तोरण ऊंचा बांधा, बाबूजी जैसे ही गए तोरण देखा ना, बाबूजी लगा मरा दिया, इतना ऊंचा तोरण मारा कैसे जाएगा। इतना ऊंचा तोरण मारने का एक ही तरीका है कि घोड़ी अपने अगले दोनों पैरों पे खड़ी हो जाए, अगले दोनों पैर खड़े कर ले, पिछले दोनों पैरों पे टिकी रहे। हवा के अंदर घोड़ी यदि झूल जाए तो बाबूजी खड़े होकर उस पर तोरण मार सकते। अमरकोट वाले खड़े खड़े हंसेगा, अब बता, बड़ी चर्चा कर रहे थे कैसर कालमी है, कैसर कालमी है, घोड़ी पूरी खड़ी हो नहीं, खड़ी नहीं हो तब तक तोरण लगे। बाबूजी कैसर कालमी पे हाथ फेरते हैं, और हाथ फेरते हुए जैसे उसको कहते हैं कि मत ना दीजिए कैसर थारो मारो पोत, कि कैसर आज तेरा और मेरा पोत मत दे देना, भेद मत दे देना, बेइज्जती मत करवा देना, मत ना लजाए आज राठौड़ा री जातड़ी, आज राठौड़ों की जाति को तू लज्जित मत कर देना, आज कैसर कैसे न कैसे करके इज्जत बचा। तो ढोल बजा रहा होता लड़का, उसको बाबूजी फिर कहते हैं, ढोली रा छोरा तू तो मदरो ढोल बजा, धीमा धीमा ढोल बजा, कोई ढोल रे धमाके मारे कैसर घोड़ी नाच सी, तुम्हारे ढोल के धमाके से मेरी कैसर नाचेगी। उसने धीमा धीमा ढोल बजाया, कैसर नाचनी शुरू हुई। नाचती कैसर का अचानक बाबूजी ने लगाम खींची और कैसर अपने अगले दोनों पैर हवा के अंदर लहरा देती है। लहराती नहीं है, अपने दोनों पैर अमरकोट के गढ़ के कंगूरे पे टेकती है वो। बाबूजी आराम से तलवार टच करते हैं तोरण के। घोड़ी जब पैर नीचे उतार रही होती है तो कंगूरे की ईंटें साथ मिलाती है। इस बार बाबूजी मुस्कुराते हुए नीचे उतरे। कहानी का बड़ा जो रोमांच है, कहानी कहती है कि यह दृश्य देखकर फुलमदे की सहेलियां जल भुन गई थी, और फुलमदे की सहेलियों को लगा कि काश ये हमारा होता। तो फुलमदे को ये समाचार मिले तो फुलमदे की छाती चौड़ी हो गई थी, तो मेरे वाला सरदार ये बाहर इतने बड़े बड़े कांड कर रहा है। अंदर गए, बाबूजी फेरों के अंदर बैठे, 3 फेरे लिए थे अभी तक बाबूजी ने। इतने में देवल, जिनकी वो घोड़ी थी, बाल बिखेरे हुए, गालियां निकालती हुई वहीं फेरों के बीच में आ गई। मंगते, मैंने पहले ही कहा था तेरे को घोड़ी मत लेके जा, मेरी गायों की लूट हो गई। तुमने कहा था ना, वचन देता हूं गायों की लूट हो जाएगी तो बचाने के लिए आऊंगा। बेटा फेरे ले रहा है यहाँ पे, चल अब गाय बचा देखे मेरी। मुझे पता है वचन देने सरल है, निभाने बहुत कठिन हो जाते हैं। तुम्हारे यहाँ ब्याह करने हैं, गोठे उड़ानी है, तुम्हें बीननी लेके जानी है, देवल की गायें कौन बचाए। बाबू ने कहा धीरज धरो माँ देवल, वचन दिए हैं बाबू ने तो बाबू गाय बचाएगा। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन ना जाए। कौन ले गया तुम्हारी गाय? जायल का राजा जींद्राव खिंची ले गया। कौन ले गया? जायल का राजा जींद्राव खिंची मेरी गाय ले गया। बाबूजी अपने ससुराल वालों को हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं, माफ किया जाए, वचनों में बंधा हुआ व्यक्ति हूं, देवल की गायों को बचाना प्रथम कर्तव्य है। फूलमदे की तरफ हाथ जोड़कर माफी मांगते हैं कि फूलमदे जिंदा रहे तो वापस आएंगे, वरना गायों की रक्षा करनी तो पहले ज्यादा जरूरी है। बाबूजी वहां से विदा लेते हैं। बाबूजी की फोटो है भाई। बाबूजी देचू नाम के गांव में लुटेरों का पीछा करते हुए आते हैं। जोधपुर में गांव पड़ता है देचू, और यहां पे गायों की रक्षा के लिए युद्ध करते हैं जींद्राव खिंची के साथ। खिंची चौहानों की एक ब्रांच होती। जींद्राव खिंची जायल का राजा था। जींद्राव खिंची बाबूजी का रियल बहनोई था, सगा बहनोई था। बाबूजी की बहन की शादी जींद्राव खिंची के साथ हो रखी थी। आप कहोगे सर फिर बारात में क्यों नहीं गया? तो भाई जींद्राव खिंची की बाबूजी के परिवार से पहले से नहीं बनती थी। जींद्राव खिंची मौके की तलाश में था कि बाबूजी की जब बारात जाएगी तो मैं इनके गांव की गायें लूट लूंगा ताकि इनकी बेइज्जती हो जाए। तो साले बने के बीच की लड़ाई है। बाबूजी गायों को बचा लेते हैं युद्ध के अंदर। देचू नाम के गांव में अपने बहनोई जींद्राव खिंची जो कि जायल का राजा था उसके खिलाफ लड़ते हैं, गाय बचा लेते हैं, लेकिन बाबूजी उसमें अपने बड़े भाई बूढ़ो जी के साथ लड़ते हुए शहीद हो जाते हैं, बाबूजी मारे जाते हैं। हम बाबूजी को उन गायों की रक्षा की वजह से, हमने कहा कि साहब कोई व्यक्ति अपने वचनों में इतना बंधा हुआ था कि गायों की रक्षा के लिए अपने फेरे छोड़कर आ गया था, केवल 3 फेरों के बाद वापस आ गया था और गायों की रक्षा की थी। हम बाबूजी को धोखने लग गए। हमारा पश्चिमी राजस्थान ये भी कहता है कि बाबूजी के बाद में हमने 4 फेरे लेने शुरू कर दिए। बाबूजी 3 फेरों के बाद उठकर आ गए थे। हम कहानियों में, गीतों में सुनते हैं कि फेरे 7 होते हैं, पर वास्तव में फेरे 4 ही होते हैं। 3 में बीन नहीं आगे रहे, 1 में बीन आगे रहे। आप में से जो जो भुगत भोगी हैं वो थोड़े याद कर लेना आपने।
कि 7 फेरे नहीं लिए होंगे, फेरे 4 ही लिए होंगे, और हम ऐसा मानते हैं कि ये हमने पाबूजी के बाद शुरू किया था, क्योंकि 3 फेरे पाबूजी ने ले लिए थे, बाकी वाले अब हम 4 ही लेंगे। ऐसी कहानियां, ऐसी बातें बताई जाती। पाबूजी के लिए कहा जाता है कि पाबूजी लक्ष्मण के अवतार है। जो राम लक्ष्मण हुए थे तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है पाबूजी। फिर एक कहानी है कि राम लक्ष्मण मां सीता जब वनवास के अंदर गए हुए थे, और एक दिन राम जी के पास में स्वरूप नखा नाम की एक महिला आती। वास्तव में बेचारे के नाम स्वरूप नखा ही था, जिसके नाखून भी स्वरूप हो। हिस्ट्री वॉज रिटन बाय विक्टर्स, इतिहास विजेताओं का होता है, इसलिए राम जी जीते रावण हारा, इसलिए स्वरूप नखा का नाम बदल के हमने शूर्पणखा कर दिया। इसके नाखून सूप जैसे हो, मतलब छाजले जैसे हो, बाकी कहते हैं उसका नाम स्वरूप नखा था। मिस लंका थी अपने टाइम की, बेहद सुंदर राजकुमारी। राम जी के पास आई और राम जी को आग कहा कि विल यू मैरी मी। राम जी को प्रपोज किया उसने। राम जी ने कहा मेरे साथ तो सीता है, लक्ष्मण अकेला है, वैकेंसी खाली है, उधर पूछ सकती है तुम। कहते लक्ष्मण उस समय एक पानी के कुंड से पानी निकाल रहे थे। स्वरूपनखा उनके पास गई और उसने लक्ष्मण को जाकर कहा कि मैं आपसे शादी करना चाहती हूँ। लक्ष्मण ने मना किया। स्वरूपनखा जिद करती है, वो लक्ष्मण के पीछे भागती है, लक्ष्मण आगे आगे भागते हैं। ऐसा कहा जाता है उन्होंने उस कुंड के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए थे, उस जल के चारों तरफ 4 चक्कर काट लिए थे। और चौथे राउंड के अंदर, जैसे चौथा राउंड कंप्लीट होता है, लक्ष्मण को गुस्सा आता है, स्वरूपनखा की नाक काट लेता है। और स्वरूपनखा ने कहा अरे डाकी, ब्याह के लिए तो कहा था, प्रपोज ही तो किया था, उसमें नाक काटने की जरूरत कहां पड़ गई। और लक्ष्मण ने कहा कि स्वरूपनखा सॉरी, इस त्रेता युग में तो मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, भाई भाभी की रक्षा की जिम्मेदारी मेरे पर है, पर मैं तुम्हें वचन देता हूं कि एक दिन कलयुग के अंदर मैं पाबू बनूंगा, तुम फूलमदे बनोगी। हमने 4 फेरे आज यहाँ पर इस जल के चारों तरफ ले लिए हैं, बाकी के 3 फेरे हम अग्नि के चारों तरफ लेंगे। अक्सर गांव में जब ये कहानियां सुनाई जाती है तो जैसे कहते हैं पाबूजी 3 फेरों के बाद आए और लड़ते हुए मारे गए, तो सुनने वाला कहता है ऐसा किसी के साथ नहीं, बुरा हुआ ये। तो कहानी सुनाने वाला तो बड़े फिलोसॉफिकल अंदाज में बोलता है, अरे दुख करने की बात नहीं है, तो विधाता लेख लिखियोड़ा है, बे माता जिता आंख मांडिया है वही चालना ऐसा। और ये तो भगवान ने पहले तय कर दिया था, त्रेता में तय कर दिया था कि लक्ष्मण ने 4 फेरे तो ले लिए थे, अब बाकी 3 ही लेने थे। विधि का विधान है, राम जी की लीला है, 3 ही लेने थे। यहाँ पे फुलमदे शूर्पणखा थी, बाबूजी जो थे वो लक्ष्मण थे। तो ऐसी कहानियां भी कही जाती। कहानी तो ये भी कहते हैं कि बाबूजी की मम्मी जो कि परी थे, वो धांधल जी को जाते टाइम कह के गए थे कि मेरी इच्छा थी कि बच्चे को दूध पिला के बड़ा करूं, और जब बड़ा हो जाए तो घोड़ी बनूं इसके लिए, घोड़ा बनूं इसके लिए, इसे झुलाऊं। कहते हैं केसर कालमी उनकी मम्मी का दूसरा अवतार था। उनकी मम्मी दोबारा केसर कालमी के रूप में आई थी, घोड़ी बनकर आई थी वो परी, और घोड़ी की तो पीठ पे बैठते हैं, पीठ पे ही खिलाती हो, तो केसर कालमी उनकी मम्मी थी। ऐसा भी कहानियों के अंदर कहा जाता है। तो बाबूजी को किसका अवतार माना जाता है? तो लक्ष्मण का अवतार माना जाता है। हम ये भी कहते हैं कि राजस्थान में सबसे पहले ऊंट कोई लेके आया था, तो बाबूजी लेके आए थे, कि बाबूजी से पहले अपने राजस्थान में ऊंट नहीं हुआ करते थे। कहानियां ये भी कहती है कि बाबूजी की एक भतीजी थी केलम, और केलम की शादी में पहली बार कैमल दिए गए थे, तो ऊंट सबसे पहले बाबूजी लेके आए थे। तो ऊंट जब भी बीमार हो जाए तो हम बाबूजी की पूजा करते हैं, तो बाबूजी ऊंट रक्षक देवता है। अपने राजस्थान में ऊंट रखने वाली जो जाति है वो है राइका। आप राइका का दो, आप इनको रेबारी कह सकते हैं, देवासी समाज है अपना, ये एक ही बात, राइका रेबारी या देवासी कुछ ही का दो। ये लोग ऊंट ज्यादा रखते हैं, तो इनके मुख्य देवता हो गए बाबूजी। भाई ऊंट बीमार होने पे पूजा किसकी करो? बाबूजी की। ऊंट रखते कौन है? तो राइका रखते हैं, रेबारी या देवासी रखते, एक ही बात है तीनों का। तो ये लोग बाबूजी को अपना मुख्य देवता मानते हैं। भाई हमारे मुख्य देवता तो कौन है? तो बाबूजी महाराज। याद रहे सारी बातें। बाबूजी गायों की रक्षा के लिए देचू नामक गांव में जीनराव खिंची, जो कि जायल का राजा था, लड़ते हुए मारे गए थे। गाय भी बचा लेते लेकिन युद्ध में शहीद हो जाते हैं। 3 फेरों के बाद ही वापस उठकर आ गए थे। हम इन्हें लक्ष्मण का अवतार मानते हैं। ऊंट सबसे पहले ये लाए थे, तो हम ऊंट रक्षक देवता मानते हैं, इसलिए राइका रेबारी जाति जो इनकी पूजा करती है। भील, चांदार, डामान भील थे, भील इनको खूब मानते हैं, और कहते हैं जो इनके पुजारी होते हैं वो हमेशा भील जाति के लोग होते हैं। पुजारी को अपने राजस्थान की लैंग्वेज में बोलते हैं भोपा। तो जो भील भोपा होते हैं वो इनकी फड़ बांधते हैं, फड़